हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं आपका जो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट है और ये इसका इंट्रो और आपका फार्मेसी एक्ट बहुत ही आपको यहाँ पे बेहतरीन नोट्स मिलेगा। पूरे YouTube को दावा कि ऐसा नोट्स आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये आपका मेडिकल सर्विस में शामिल हुआ था। और उसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री हम देख लेते हैं। अथर्ववेदा है आपका। अथर्ववेदा ये आपका प्राचीन औषधियों के यहाँ पे ज्ञान आपको मिलता है। और उसके बाद आपका है चरक संहिता, इसमें औषधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फार्मेसी इंडस्ट्री जो है इसके बारे में भारत में आपका फार्मेसी का जो हिस्ट्री है देख लेते हैं। फिर यहाँ पे आपका देखिए मिस्टर बाथगेट 1811 में कलकत्ता में पहली केमिस्ट शॉप इन्होंने खोली। और फिर उसके बाद बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल वर्क ये 1901 में शुरू हुआ कलकत्ता में। और उसके बाद प्रोफेसर टी.के. गज्जर 1902 में मुंबई में फैक्ट्री शुरू किया। और इसके बाद आपका एलेम्बिक केमिकल वर्क का जो 1907 में स्थापना हुआ। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कुछ कमेटी है आपकी, देखिए ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग जो इंक्वायरी कमेटी है 1928 में अपॉइंट की गई। और लेकिन इसकी जो रिपोर्ट है वो 1931 में पब्लिश किया गया। यहाँ पे हम देखिए भोर कमेटी आपका है, ये हेल्थ रिफॉर्म के लिए आया था भोर कमेटी। अब यहाँ पे देखिए कुछ एक्ट देख लेते हैं जो कि आपको एक्ट याद करने हैं ईयर के साथ। जैसे आपका ओपीएम एक्ट आपका 1878, पॉइजन एक्ट आपका 1919, डेंजरस एक्ट 1930 में। उसके बाद हम फार्मेसी एक्ट और डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। फार्मेसी बिल आपका 1945 में इंट्रोड्यूस किया गया था। फार्मेसी एक्ट अब यहाँ से हम देखते हैं भारत में जो फार्मेसी एक्ट है ये फार्मेसी जो अपना प्रोफेशन है इस पेशे को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। फिर उसके बाद पीसीआई की स्थापना हुई। फार्मासिस्ट का इसमें आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और ये शिक्षा और प्रैक्टिस के मानक को निर्धारित करते हैं। तो ये इन सब चीज़ों के लिए आपका फार्मेसी एक्ट बनाया गया था। फार्मेसी एक्ट आपका 1940 में आया था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं फार्मेसी एजुकेशन कमेटी, ये आपका 1952 में पीसीआई के अंतर्गत बनाई गई समिति थी। अब ये फार्मेसी शिक्षा के सिलेबस को स्टैंडर्ड तय करती है। इसमें आपके चाहे डी फार्म के कोर्स और बी फार्म के कोर्स हैं, इनका आपका एक बाकायदा गाइडलाइन दिया जाता है क्या इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या इसके कोर्सेज रहेंगे, क्या सिलेबस रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आपका है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 में आपका ये आया। ये आपका औषधि और सौंदर्य प्रसाधन में अल्कोहल आदि के उपयोग को नियंत्रित करता है और एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। इसका लाइसेंस आपको लेना अनिवार्य है। हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमेटी, मुल्लेर कमेटी 1959 स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु बनाई गई। अस्पतालों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर दिया गया और प्राइमरी हेल्थ केयर को मजबूत करने की सिफारिश की गई। चोपड़ा कमेटी आपका ये यहाँ पे ईयर आपका मिसप्रिंट है। चोपड़ा कमेटी और आपका वही ड्रग इंक्वायरी कमेटी एक ही है, 1928 में अपॉइंट किया गया था और उसकी रिपोर्ट जो है 1931 में पब्लिश की गई थी। हम देख लेते हैं यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 में आपका आया था। इनके जो रूल है वो 1945 में आए। ये आपका दवाओं और कॉस्मेटिक की क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी सुनिश्चित करता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, ये आपका इसको जिसको ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट भी बोला जाता है, ये आपको 1955 में आया। इसमें आपको भ्रामक और झूठे विज्ञापनों पर रोक, सेक्सुअल डिसऑर्डर, एबॉर्शन आदि के एक्ट प्रतिबंधित किए गए, जनता को गलत जानकारी दिए बचाता है। और आपका नारकोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, ये आपका 1985 में नशीली दवाओं का नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए ये आया गया। यहाँ पे आपका जो उनका जैसे ओपीएम हो गया, चाहे आपका
गांजे हो गए, मतलब जितने भी आपके नशीले प्रोडक्ट है उनके कल्टीवेशन प्रोडक्शन सेल के लिए लीगली तरीके से ताकि लीगली तरीके से किया जाए। अगर आप इलीगल करते हैं तो उसको कठोर सज़ा का प्रावधान किया गया। फिर आपका है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 में आपका है, ये एसेंशियल मेडिसिन के दाम नियंत्रित करते हैं। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी द्वारा लागू आम जनता को सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। फिर उसके आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में आया। ये आपको क्या सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की अनुमति के लिए। फिर उसके बाद आपका विशेष परिस्थितियों में अभिभाषण अलाउ करा सकते हैं, केवल रजिस्टर्ड डॉक्टर द्वारा भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद आपका है यहाँ पे देखिए फार्मेसी एक्ट 1948, ये आपका चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। यहाँ पे देखिए भारत में फार्मेसी प्रैक्टिस को नियंत्रित करता है। उद्देश्य इसका क्या था, जनता को सुरक्षित और सही दवा उपलब्ध कराना। फार्मासिस्ट यहाँ पे जानते हैं आप दवा डिस्पेंस करने वाला प्रशिक्षित व्यक्ति हो, और सभी फार्मासिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन इन्होंने अनिवार्य किया था। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई प्रैक्टिस या कोई मेडिकल पे दवा वितरण नहीं कर सकता, वो इलीगल माना जाएगा। अब यहाँ पे फार्मेसी एक्ट में काउंसिल का गठन किया गया। आपका फार्मेसी काउंसिल इंडिया ये जो है देश स्तर पर फार्मेसी के नियंत्रण करता है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ये आपका राज्य स्तर पर रजिस्ट्रेशन आपका करता है। फिर यहाँ पे देखते हैं एजुकेशन, आपका सेक्शन 12 में आपको फार्मेसी कोर्स की मान्यता दिया जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, और आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। रजिस्टर भी आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। जो सेंट्रल रजिस्टर है उनमें पूरे भारत की फार्मासिस्ट की सूची होती है, और स्टेट रजिस्टर में आपके स्टेट फार्मासिस्ट की सूची होती है। यहाँ पे कुछ डिफिनीशन देखी जा सकती हैं। एग्रीमेंट आपका क्या है, जो सेक्शन 20 के अंतर्गत आपका राज्य के बीच का जो समझौता होता है वो अप्रूवल समझ ही रहे, कोर्स या क्वालिफिकेशन की मान्यता। सेंट्रल काउंसिल को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और रजिस्टर में आपको क्या होता है, रजिस्टर फार्मासिस्ट। यहाँ पे फिर आप देखते हैं पीसीआई आपका सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा हर 5 साल में गठित होता है। ये आपके यहाँ से अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके क्वेश्चन बनने कब ये आपका पूछा जाता है, हर 5 साल पे आपका पीसीआई का गठन होता है। अब पहली जो पीसीआई कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1949 में बनी थी। अब यहाँ पे इसके मेंबर भी बने थे जब 49 में। पहले आपके क्या है इलेक्टेड मेंबर, इसमें से यूजीसी द्वारा 6 शिक्षक सदस्य चुने जाते हैं, और इसमें से आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से 1 सदस्य चुना जाता है, और हर स्टेट से 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट काउंसिल द्वारा चुना जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, इसमें आपका है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपके 6 सदस्य नॉमिनेट करते हैं, जिसमें आपका यूजीसी और एआईसीटी से 1-1 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट हर स्टेट से 1 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को भी नॉमिनेट करती है। उसके बाद हम देखते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, ये आपको बहुत ही ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके डायरेक्टर होते हैं किसके, जनरल हेल्थ सर्विस के। उसके बाद आपका ड्रग कंट्रोलर डीजीआई भी होते हैं आपके, और सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल के मेंबर द्वारा ही चुने जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और री इलेक्शन अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी होती तो यहाँ पे री इलेक्शन भी संभव है। निर्धारित नियमों के अनुसार चुनाव होता है। विवाद होने पर सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसका निर्णय करती है। अब यहाँ पे देखते हैं फार्मेसी पीसीआई मेंबर का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, और फिर उसके बाद यहाँ पे अगर किसी मेंबर को रिज़ाइन देना है तो प्रेसिडेंट को लिखकर दे सकता है। अगर कोई भी मेंबर 3 लगातार मीटिंग मिस करने पर उसकी सीट वैकेंट मानी जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक्स ऑफिशियो जो मेंबर होते हैं वो अपनी जगह किसी को लिखित रूप में भेज सकते हैं, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी आपकी क्या नई नॉमिनेशन इलेक्शन से भरी जाती है। न्यू मेंबर केवल रिमेनिंग टर्म के लिए काम करता है। अब यहाँ पे देखते हैं और क्या
स्टाफ एंड ऑफिसर। पीसीआई जो होता है रजिस्ट्रार अपॉइंट करता है, सेक्रेटरी का जो काम करता है। रजिस्ट्रार आपका ट्रेजर का भी काम कर सकता है, और अन्य स्टाफ स्टैट्यूटरी फंक्शन के लिए अपॉइंट होते हैं। एग्जीक्यूटिव कमेटी में आपका क्या, प्रेसिडेंट जो होता है चेयरमैन होता है, वाइस प्रेसिडेंट मेंबर होता है, और 5 मेंबर सेंट्रल काउंसिल द्वारा चुने जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं एजुकेशन रेगुलेशन। ये आपका 1991 में आपका आया था एजुकेशन रेगुलेशन। तो ये क्या करता है, सेंट्रल काउंसिल जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से लागू होता है। फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करता है। और एजुकेशन रेगुलेशन में क्या निर्धारित होता है, ये आपका स्टडी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की अवधि और नेचर तय करता है। कॉलेज की इक्विपमेंट और फैसिलिटी निर्धारित करता है। एग्ज़ाम सब्जेक्ट और स्टैंडर्ड तय करता है। एग्ज़ाम में एडमिशन की शर्तें निर्धारित करता है। इसमें संशोधन भी किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट की सलाह के बाद ही। लागू आपका फिर क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन से। अब यहाँ पे देखिए हमने बताया कि ER91 प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे आपको कोर्स करने के बाद डी फार्मा पार्ट सेकेंड एग्ज़ाम देने के बाद आपको ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या डिस्पेंसरी से, PCI रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल से, लाइसेंस मेडिकल स्टोर से, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना, ये आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो होता है कुल आपका 500 घंटे का होता है, जिसकी अवधि 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने के अंदर आप 500 घंटे पूर्ण कर लिए कम से कम। फिर उसके बाद यहाँ पे जो मेन कंडीशन है, 500 घंटे में से कम 250 घंटे आपको डिस्पेंसिंग में होना चाहिए। ट्रेनिंग के दौरान क्या सीखना जरूरी है, आपका रिकॉर्ड का ज्ञान, विभिन्न एक्ट, ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट के तहत रखे जाने वाले रिकॉर्ड की जानकारी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, फार्मास्यूटिकल अपरेटस जैसे सामान्य प्रयोग होने वाले उपकरणों, कार्य और सिद्धांत। प्रिस्क्रिप्शन आप हैंडल कर सको, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सको, उसको ट्रांसलेट कर सको, डोज चेक करना, डिस्पेंसिंग, दवाओं को तैयार करना, अलग अलग डोजेज फॉर्म का उपयोग, स्टोरेज, दवाओं का सही भंडारण, ये सब आपके काम आपको आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं फार्मेसी जो आपकी काउंसिल है उसका क्या कार्य है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य हैं रिपोर्ट और रिकॉर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट को एनुअल रिपोर्ट देना, एग्जीक्यूटिव कमेटी को मिनट्स देना, अकाउंट्स और रिकॉर्ड मेंटेन करना। सेंट्रल रजिस्टर आपको क्या है, ये देखिए पूरे भारत के फार्मासिस्ट की सूची बनाना। ये सभी स्टेट रजिस्टर को कंबाइंड फॉर्म होता है। अप्रूवल कोर्स और एग्ज़ाम, किसी भी फार्मेसी कोर्स को शुरू करने के लिए PCI की अप्रूवल ज़रूरी है। प्रोसेस आपको क्या, इंस्टीट्यूशन PCI को अप्लाई करता है, PCI इंस्पेक्टर भेजता है, इंस्पेक्टर चेक करते हैं पूरी आपकी जो फैसिलिटीज़ है, इक्विपमेंट है, टीचिंग स्टैंडर्ड है। रिपोर्ट के आधार पर कोर्स आपको अप्रूव या रिजेक्ट होता है। इम्पॉर्टेंट रूट, अगर छात्र PCI अप्रूव कॉलेज से नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरी नहीं की है, तो वो फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। डुअल कंट्रोल सिस्टम आपका क्या है, यहाँ पे देखिए भारत में फार्मेसी एजुकेशन के 2 बॉडीज़ कंट्रोल में है। एक आपका PCI होता है और जो कि ये एजुकेशन स्टैंडर्ड तय करता है, और दूसरा आपका क्या होता है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो कि टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, कोर्स इनटेक फैसिलिटी इवेलुएट करता है। फिर उसके बाद आपका है यहाँ पे विड्रा ऑफ अप्रूवल, अगर मान्यता वापस लेना है तो यहाँ पे आपको और कोई कोर्स या एग्जामिनेशन एजुकेशन रेगुलेशन के अनुसार नहीं चलता तो आप फार्मेसी काउंसिल उसको नोटिस देती है। संस्था को 3 महीने के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन देनी होती है, जो कि फिर वो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से भेजनी होती है। PCI विचार करेगा संस्था का जवाब पे, फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की टिप्पणी जो परिणाम होगा, PCI यह निर्णय ले सकता है कि कोर्स केवल एक निश्चित तारीख तक ही वैलिड रहेगा या फिर उसका अप्रूवल रद्द हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पे अप्रूवल ऑफ अदर फॉरेन क्वालिफिकेशन, PCI विदेशी डिग्री डिप्लोमा को भी अप्रूव कर सकता है, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण शर्तें जो कि रेसिप्रोकल बेसिस पर, मतलब जिस देश की डिग्री इंडिया में मान्य हो वह देश भी इंडिया की PCI अप्रूव डिग्री को मानता दे। फिर आपका है, ये तो अच्छा है,
सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट क्या है, यहाँ पे देखिए पूरे के फार्मासिस्ट का सेंट्रल डेटाबेस मेंटेन कौन करता है, पीसीआई करता है। इसकी क्या मुख्य विशेषता होती है, कंपोजिशन। सभी स्टेट रजिस्टर को कंबाइंड फॉर्म स्टेट काउंसिल की जिम्मेदारी हर एक साल 1 अप्रैल के बाद अपने रजिस्टर की 5 कापी सेंट्रल काउंसिल को भेजना। कोई भी अपडेट समय पर सेंट्रल काउंसिल को बताना। रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी आपका क्या है, सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करना, समय समय पर रिवाइज करना। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के अनुसार इसे गजट ऑफ इंडिया में पब्लिश भी करना होता है। लीगल स्टेटस आपका क्या है, सेंट्रल रजिस्टर एक पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाता है, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के तहत। यहाँ पे इंस्पेक्टर जो होते हैं वो ड्रग, ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंस्पेक्टर भी अपॉइंट करती है, अपॉइंट अंडर सेक्शन 21। इंस्पेक्टर का उद्देश्य इनका क्या होता है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस को रेगुलेट करना, कानून एक्ट का पालन सुनिश्चित करना। इनका काम क्या है, इंस्पेक्टर के मुख्य पावर ऑफ इंस्पेक्टर देखिए सेक्शन 22 में आपका आता है। ये क्या करते हैं, किसी भी प्रीमाइस को इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जहाँ दवा बनाई जाती है, डिस्पेंस दी जाती है, उन जगहों को ये निरीक्षण करते हैं। रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं, जहाँ जांच करना है कि दवा वाला देने वाला व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है। कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन, किसी भी शिकायत की जांच करना अगर एक्ट का उल्लंघन हुआ हो। प्रोसिक्यूशन, स्टेट काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के आदेश से कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं। अदर पावर, एक्ट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अनावश्यक कार्य करना। लीगल स्टेटस ऑफ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को पब्लिक सर्वेंट माना जाता है इंडियन पैनल कोड के तहत। अगर उनके कोई काम में रुकावट या बाधा डालता है तो पनिशमेंट भी दिया जाता है। अगर कोई व्यक्ति इंस्पेक्टर के काम में जानबूझकर बाधा डालता है या सज़ा आपका 6 महीने तक की जेल या 1000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। फिर उसके बाद आपका है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट का पंजीकरण। फार्मेसी एक्ट के अनुसार फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन इसलिए किया जाता है ताकि केवल क्वालिफाइड योग्य व्यक्ति ही फार्मेसी प्रैक्टिस कर सकें। ड्रग की कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, स्टोरेज, हैंडलिंग सही तरीके से हो सकें। फिर उसके बाद आपका है अगर अनक्वालिफाइड व्यक्ति को दवा देने से यहाँ पे रोका जाए, ये आपका फिर होता है। फिर रजिस्टर कहाँ मेंटेन होता है, फार्मासिस्ट के नाम स्टेट फार्मेसी काउंसिल के रजिस्टर में दर्ज होता है। साथ ही पीसीआई भी रिकॉर्ड रखती है। रजिस्टर बनाने की जिम्मेदारी शुरुआत में स्टेट गवर्नमेंट फर्स्ट रजिस्टर तैयार करती है, बाद में स्टेट फार्मेसी काउंसिल बन जाती है, तब वहीं रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर में क्या क्या डिटेल होती है, रजिस्टर में निम्नलिखित जानकारी होती है। उसमें आपका पूरा नाम और एड्रेस रहेगा, रजिस्ट्रेशन की डेट रहेगी, क्वालिफ़िकेशन क्या है आपका, डी फार्म है या बी फार्म है, प्रोफेशनल एड्रेस रहेगा, एम्प्लॉयर का नाम अगर जॉब में है तो अनप्रिस्क्राइब डिटेल भी रहेगी। फर्स्ट रजिस्टर आपका क्या होता है, रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल क्या होता है ये देखते हैं। फर्स्ट रजिस्टर बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एक रजिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल बनाती है। इसमें आपके 3 सदस्य होते हैं, रजिस्टर कम सेक्रेटरी। प्रोसेस ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट एक लास्ट डेट अनाउंस करती है, कैंडिडेट एप्लीकेशन और फीस जमा करता है। ट्रिब्यूनल एप्लीकेशन जो होते हैं वो चेक करता है, क्वालिफाइड होने पर नाम रजिस्टर से ऐड किया जाता है। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू कर देता है। फिर उसके बाद आपका क्वालिफ़िकेशन फॉर एंट्री ऑन रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर के लिए क्वालिफ़िकेशन, किसी व्यक्ति का नाम फर्स्ट रजिस्टर में तभी आएगा जब बेसिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष उनकी आय हो और वर्ष के हों। उसके बाद आपका स्टेट में वो रहता हो, फार्मेसी प्रोफेशन करता हो, प्रिस्क्राइब फीस जमा किया हो, क्वालिफ़िकेशन आपका चाहे वो फार्मेसी किया हो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में डिग्री हो, डिप्लोमा हो, ये आपका किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका है यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह भी होता है यहाँ पे ये चीज़। फिर उसका सब्सिक्वेंट रजिस्टर, यहाँ पे बाद का पंजीकरण, यह तब लागू होता है जब फर्स्ट रजिस्टर का लास्ट डेट निकल गई हो और एजुकेशन रेगुलेशन अभी लागू नहीं हुए हो। यहाँ पे भी 18 वर्ष स्टेट में रह रहा हो, फार्मेसी प्रैक्टिस कर रहा हो, प्रिस्क्राइब फीस दे
तो ये सब आपके वो होते हैं। फिर आपके यहाँ पे देखिए ये मेन है आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, फॉल्स कुछ इस एक्ट के जो सजाएं हैं, पनिशमेंट है, फॉल्स क्लेम ऑफ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, गलत दावा। अगर अपराध क्या है, अगर कोई व्यक्ति खुद को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बताता है या ऐसे शब्द यूज करता है जिससे लगे कि वह फार्मासिस्ट है, तो यहाँ पे देखिए जैसे फार्मासिस्ट, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, डिस्पेंसर, डिस्पेंसिंग केमिस्ट, ये सभी वर्ड यूज़ करना रजिस्टर्ड होने का संकेत माना जाएगा। अगर आप इसको प्रूफ नहीं कर पाते कि आप के पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, तो आपको सज़ा हो जाएगी। क्या होगी? फ़ाइन अप टू पहली बार में 500 रुपये का आपका वो होगा पनिशमेंट। फिर उसके बाद आपका दूसरी बार अगर आप ऐसे पाए जाते हैं, आप फार्मासिस्ट हैं नहीं, अपने को फार्मासिस्ट बताते हैं, तो आपको 6 महीने की जेल हो सकती है, या तो 1000 रुपये का फ़ाइन, या तो दोनों हो सकता है। किसी को चीट करना ज़रूरी नहीं है, ये सब है। उसके बाद आपका डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, अगर दवा आप डिस्पेंस करा रहे हैं बगैर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए, तो भी आपको सज़ा है। अगर डॉक्टर अपने मरीज को दवा दे सकता है स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति से, तो सज़ा आपको फिर वहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो अनरजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, जिनके पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है, वो दवा डिस्पेंस कर रहे हैं, तो उनके लिए 6 महीने की सज़ा, या तो 1000 फाइन, या तो दोनों। फिर उसके बाद आपका फेलियर टू सरेंडर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया और सर्टिफिकेट वापस नहीं करता, तो अब यहाँ पे देखिए कितना फ़ाइन इन्होंने रखा है, 50 रुपये। तो ये आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं देखने को मिलेगा। और ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक इसमें आपका बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा, ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये टॉपिक रहेगा। इसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। पहले आप इसको, अगर इसको PDF चाहिए तो इसको कमेंट में आप ज़रूर बताइए, आपको PDF भी इसका मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद।